इमरान कैप्टन हेनरी की बेरब्त सी गुफ्तगू सुन रहा था और थोड़ी थोड़ी देर के बाद भारतीय साइंसदान को भी देख लेता। अचानक भारतीय साइंसदान उठा और जिधर बाथरूम थे उस तरफ जाने लगा। कमांडो इमरान उस लम्हे का इंतजार कर रहा था। उससे ज्यादा बेहतर मौका उसे क्लब में और कहीं नहीं मिल सकता था। जब भारतीय साइंसदान बाथरूम की तरफ जाने वाली राहदारी की तरफ मुड़ा तो इमरान भी उठ खड़ा हुआ। कैप्टन हेनरी से उसने कहा, मैं जरा बाथरूम तक जा रहा हूँ। कैप्टन हेनरी ने आहिस्ता से कहा, नो प्रॉब्लम। शायद वो अपनी महबूबा कार्मेन के तसव्वुर में गुम था। कमांडो इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलकर बाथरूम वाली राहदारी में आ गया। राहदारी में हल्का अंधेरा था और वो खाली पड़ी थी। भारतीय साइंसदान बाथरूम में जा चुका था। इमरान अब एक सेकंड भी जाया करने की पोजीशन में नहीं था। उसका एक एक सेकंड बड़ा कीमती था। वो जल्दी से बाथरूम में दाखिल हो गया। बाथरूम खाली था। एक बंद कैबिन से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। इमरान ने कैबिन की दर्स के साथ आंख लगाकर देखा। भारतीय साइंसदान अंदर मौजूद था। इमरान ने पिस्तौल जैकेट की अंदर वाली जेब से निकालकर पतलून की जेब में रख लिया और मुंह हाथ धोने वाले काउंटर पर आकर जेब से कंघी निकालकर यूं ही बालों को दुरुस्त करने लगा। उसे यही डर था कि कोई दूसरा बूढ़ा बाथरूम में न आ जाए। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। मुंह हाथ धोने वाले वहां 4 बेसन लगे हुए थे। इमरान जानबूझकर उस बेसन पर खड़ा बालों में कंघी फेर रहा था जो उस कैबिन के बिल्कुल सामने था, जिस कैबिन में भारतीय साइंसदान गया हुआ था। कैबिन के अंदर से चिटखनी खुलने की आवाज आई। इमरान जल्दी से बेसन से हटकर टॉवल स्टैंड के पास खड़े होकर तौलिए से हाथ पोंछने लगा। वो तिरछी आंखों से कैबिन की तरफ देख रहा था। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। भारतीय साइंसदान कैबिन में से निकलकर सीधा बेसन के पास आया और साबुन से हाथ धोने लगा। बाथरूम की रोशनियों में इमरान ने उसे गहरी नजरों से देखा। ये वही भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति ही था जिसकी उसे एक मुद्दत से तलाश थी। काउंटडाउन खत्म हो चुका था। अब जाया करने के वास्ते एक सेकंड भी नहीं था। इमरान आहिस्ता से टॉवल स्टैंड से हटकर भारतीय साइंसदान के पीछे आ गया। उसने पतलून की जेब से ऑटोमेटिक पिस्टल निकाला और 1 फुट के फासले से भारतीय साइंसदान के सर में फायर कर दिया। साइलेंसर की वजह से फायर का धमाका नहीं हुआ था। गोली भारतीय साइंसदान की खोपड़ी के एक हिस्से को उड़ाती हुई सामने दीवार पर लगे आईने से टकराई और आईना चकनाचूर हो गया। भारतीय साइंसदान मुंह के बल गिर पड़ा। इमरान ने जल्दी से उसे पीछे से बाजुओं में हाथ डालकर उठाया और घसीटकर कैबिन के अंदर डाल दिया। उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा बिल्कुल उड़ गया था और भेजा बिखर गया था। भारतीय साइंसदान की लाश को कैबिन में डालकर उसने कैबिन का दरवाजा आहिस्ता से बंद किया और पिस्तौल जैकेट की जेब में डालकर खामोशी से बाथरूम से निकल गया। नीम रोशन कॉरिडोर खाली पड़ा था। इमरान जब पहली बार बाथरूम का जायजा लेने आया था तो उसने देख लिया था कि राहदारी में से एक दरवाजा दूसरी तरफ जाता है। ये दरवाजा किस तरफ जाता है ये इमरान को मालूम नहीं था। बाथरूम से निकलते ही वो बाथरूम की तरफ जाने की बजाय राहदारी के दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे को ताला नहीं लगा हुआ था। उसने दरवाजे का पट आहिस्ता से खोला और अंदर चला गया। वहां 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। ये कोई पुरानी चीजों का स्टोर था। उसका एक और दरवाजा था जो सामने की जानिब था। इमरान तेजी से उस दरवाजे की तरफ आया और उसकी चिटखनी खोल कर बाहर झांक कर देखा। बाहर झाड़ियां और दरख्त थे। अंधेरा छाया हुआ था। वो झुककर झाड़ियों में से गुजरता सामने की तरफ चलने लगा। कोई 30-35 फुट के फासले पर दीवार आ गई। ये ओल्ड ऑफिसर क्लब की पिछली दीवार थी जो 4 फुट के करीब ऊंची थी। इमरान को इसी दीवार के पार जाना था। वो दीवार को फांदकर उसकी दूसरी तरफ झाड़ियों में आ गया। वो दाएं जानिब चलने लगा। उसके अंदाजे के मुताबिक दीवार के पीछे जिस सूखे दरख्त के पास आने के लिए कश्मीरी कमांडो ने उसे कहा था वो उसी तरफ हो सकता था। चंद कदम चला होगा कि किसी ने झाड़ियों में से निकलकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। इमरान ने चौंक कर पीछे देखा। अंधेरे में उसे खेस की बुक्कल वाला एक देहाती दिखाई दिया। वो बोला, किधर जा रहे हो? हम इस तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इमरान ने उसे पहचान लिया था। ये अपना ही आदमी था। उसने कहा, जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। कश्मीरी मुजाहिद अंधेरे में तेज तेज कदमों से ढलान उतरने लगा। इमरान भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो बड़ी तेजी से ढलान उतर रहे थे। झाड़ियों की शाखें इमरान से उलझ रही थी। नीचे एक घाटी आ गई। वहां एक और कश्मीरी मुजाहिद उनके इंतजार में मौजूद था। उसने दोनों को आते देखा तो कुछ बोले बगैर तेज कदमों से खाई में एक तरफ चलने लगा। वो तीनों रात की तारीकी में एक दूसरे के आगे पीछे चले जा रहे थे। इमरान ये सोचकर जरूर परेशान हो रहा था कि मुमकिन है उस वक्त तक क्लब में भारतीय साइंसदान के कत्ल का इल्म हो गया हो।
اس کا مطلب تھا کہ کیپٹن ہنری کے سیکیورٹی اسکواڈ اور کلب کے دوسرے سیکیورٹی گارڈز نے کلب کے سارے علاقے کو گھیرے میں لے کر قاتل کی تلاش شروع کر دی ہوگی۔ عمران کی عدم موجودگی میں کیپٹن ہنری کو یقین ہو گیا ہوگا کہ عمران نے ہی بھارتی سائنسدان کو قتل کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس نے فوجی کیمپ میں وائرلیس پر بھارتی سائنسدان کے قتل کی اطلاع دے دی ہو اور پورا فوجی یونٹ عمران کی تلاش میں نکل آیا ہو۔ فوج کے سامنے رات کا اندھیرا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ روشنی کے راؤنڈ فائر کر کے سارے جنگل کو روشن کر سکتی ہے۔ بھارتی سائنسدان بھارت کی حکومت اور فوج کا ایک اہم آدمی تھا اور اسے فوج کی حفاظت میں دیا گیا تھا۔ فوج کا اس طرح سے الرٹ کیا جانا عمران کے لیے اس وقت تک مصیبت بن سکتا تھا جب تک کہ وہ کسی خفیہ ٹھکانے میں چھپ نہیں جاتا، لیکن معلوم ہو رہا تھا کہ خفیہ ٹھکانہ ابھی بہت دور ہے۔ دونوں کشمیری مجاہد اسے لے کر گھاٹی میں چلے جا رہے تھے۔ عمران کو یہی فکر لگی تھی کہ اچانک روشنی راؤنڈ کے فائر ہونے کے ساتھ سارا آسمان اور جنگل روشن نہ ہو جائے اور اسے دیکھ نہ لیا جائے۔ گھاٹی میں ایک خشک برساتی نالا تھا جس کے پتھروں سے الجھتے وہ چلے جا رہے تھے۔ آخر عمران سے رہا نہ گیا، اس نے اپنے آگے جانے والے کشمیری مجاہد سے پوچھا، ہمیں ابھی کتنا چلنا ہوگا؟ کشمیری مجاہد نے چلتے چلتے پوچھا، کیا تھک گئے ہو؟ عمران نے کہا، میں تھک نہیں گیا، مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ میری تلاش میں نکلے ہوئے فوجی کہیں اس طرف نہ آ جائیں۔ کشمیری مجاہد نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم محفوظ علاقے میں آ گئے ہیں۔ عمران کے خیال کے مطابق اس وقت وہاں کوئی علاقہ اس کے لیے محفوظ نہیں تھا۔ وہ بھارت کی ایک ایسی بڑی شخصیت کو قتل کر کے آیا تھا جس کی حفاظت کی ذمہ داری فوج کو سونپی گئی تھی۔ یہ فوج کی شکست تھی کہ اس کی زیر حفاظت آئے ہوئے ایک انسان کو قتل کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن شاید یہ بات کشمیری مجاہدوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ عمران نے انہیں صرف اتنا ہی کہا، پلیز یہاں سے جلدی نکلیں۔ کشمیری مجاہدین میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اسی طرح چلتے رہے۔ عمران بھی ان کے درمیان چلتا گیا۔ پہاڑی کی ڈھلان ختم ہو گئی تھی، وہ اونچے پہاڑوں کے درمیان ریتیلے میدان میں سے گزرنے لگے۔ ریتیلا میدان ایک جنگل میں جا کر ختم ہو گیا۔ اب وہ جنگل کے درختوں میں داخل ہو گئے۔ یہ کوئی گھنا جنگل نہیں تھا، فاصلے پر درخت تھے، درمیان میں کہیں کہیں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ آخر یہ جنگل بھی ختم ہو گیا۔ عمران نے ستاروں کی پھیکی روشنی میں دیکھا کہ وہ ایک کچی پہاڑی سڑک پر آ گئے ہیں جہاں ایک طرف جیپ کھڑی ہے۔ عمران بھی کشمیری مجاہدوں کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گیا۔ جیپ کی بتیاں روشن نہیں کی گئی تھی۔ جیپ کچے پہاڑی راستے پر ہچکولے کھاتی ایک طرف جتنی تیز رات کے اندھیرے میں چل سکتی تھی روانہ ہو گئی۔ جیپ ایک ٹیلے کے گرد چکر کاٹ کر دوسرے ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگی۔ دوسرے ٹیلے سے اترنے کے بعد جیپ ایک طرف درختوں میں جا کر رک گئی۔ کشمیری مجاہد جیپ سے اتر آئے۔ ایک نے عمران سے کہا، ہمارے درمیان میں آ جاؤ۔ عمران ان کے درمیان میں آ کر چلنے لگا۔ دو ٹیلوں کے درمیان ایک راستہ بنا ہوا تھا، اس میں سے گزر کر وہ دوسری طرف نکلے تو اچانک دونوں جانب سے دو آدمی جنہوں نے منہ چھپا رکھے تھے شارٹ گنے تان کر سامنے آ گئے۔ کون ہو؟ رک جاؤ۔ جو کشمیری مجاہد آگے تھا اس نے کشمیری زبان میں کچھ کہا۔ دونوں جوان اندھیرے میں ایک طرف ہٹ گئے۔ آگے درختوں کے نیچے لکڑی کا ایک جھونپڑا بنا ہوا تھا جس کے باہر ایک آدمی پتھر پر کمبل اوڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ کشمیری مجاہدین کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں بھی شارٹ گن تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر لکڑی کے کیبن نما جھونپڑے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر ایک دھیمی روشنی والی لالٹین روشن تھی، فرش پر دری بچھی ہوئی تھی، ادھر ادھر 4-5 موٹے کمبل تہہ کیے ہوئے رکھے تھے۔ جس آدمی نے دروازہ کھولا وہ باہر ہی رہا۔ دونوں کشمیری مجاہد عمران کے ساتھ اندر آ گئے، وہ بیٹھ گئے، عمران بھی بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک مجاہد نے عمران سے کہا، یہاں تم محفوظ ہوگے، یہ بتاؤ کیا تمہارا مشن پورا ہو گیا تھا؟ عمران نے کہا، جی ہاں، جس کام کے لیے میں گیا تھا وہ کام میں نے کر دیا ہے۔ دونوں مجاہدوں نے بیک زبان کہا، مبارک ہو، جزاک اللہ۔ تھوڑی دیر میں وہاں پیالیوں میں سبز چائے آ گئی، وہ چائے پینے لگے۔ عمران کو چائے نے تازہ دم کر دیا۔ اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے پاکستان بلکہ عالم اسلام کے دشمن نمبر 1 بھارتی سائنسدان کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے ختم ہونے سے نیوکلیر وار ہیڈ والے فضا میں مار کرنے والے راکٹوں کا فارمولہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا تھا۔ بفرض محال اس فارمولے کی کوئی کاپی اگر ایٹامک کمیشن کی کسی سیکرٹ فائل میں موجود بھی تھی، پھر بھی بھارتی سائنسدان کی عدم موجودگی کے باعث نیوکلیر وار ہیڈ راکٹوں کا منصوبہ کم از کم 6 سال کے لیے پیچھے چلا گیا تھا، اور اس دوران پاکستان کو ان راکٹوں کا توڑ ایجاد کرنے کے لیے وقت مل گیا تھا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ ان میں سے ایک مجاہد کا نام سمد تھا، دوسرے کا نام عبدالغنی تھا۔ سمد نے عمران سے کہا، تم صبح تک یہاں آرام کرو، ہم یہیں موجود رہیں گے۔ صبح فیروز بھائی کو تمہاری کامیابی کی رپورٹ پہنچا دی جائے گی، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہیں یہاں سے کہاں پہنچانا ہے۔ دونوں مجاہد چلے گئے۔ عمران کمبل اوڑھ کر وہیں لیٹ گیا۔ سردی خوب پڑ رہی تھی، وہ کافی پیدل چلا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ سو گیا۔ اسے بڑی گہری نیند آئی۔ صبح وہ کافی دن چڑھے اٹھا۔
झोंपड़े से बाहर निकलकर उसने देखा कि बाहर एक दरख्त के नीचे छोटी सी अलग थलग झोंपड़ी थी, जिसके बाहर एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था। चूल्हे पर एल्युमिनियम का देगचा चढ़ा हुआ था। इमरान को देखकर बूढ़ा आदमी उठकर उसके पास आ गया। कहने लगा, चाय पी लो। मालूम हुआ कि ये वही आदमी है जो रात को उन्हें लकड़ी के बड़े कैबिन के बाहर पत्थर पर कंबल ओढ़े गन लिए बैठा मिला था और जिसने उठकर दरवाजा खोला था। इमरान ने मुजाहिद समद और अब्दुल गनी के बारे में पूछा। उसने कहा कि वो मुंह अंधेरे चले गए थे, कह गए थे कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना। इमरान ने चाय और देसी घी के पराठे का नाश्ता किया और कैबिन के अंदर ही दरी पर बैठ गया। उसने जैकेट की जेब में से पिस्तौल निकाल कर देखा। उसके मैगजीन को देखा तो उसमें से 2 गोलियां फायर हो चुकी थीं। मालूम हुआ कि रात को उसने साइंसदान की खोपड़ी में 2 गोलियां फायर की थीं। उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच ऊपर किया और उसे जेब में रख लिया। दिन रोशन था, धूप निकली हुई थी, मौसम सर्द था, दरख्तों में परिंदे अभी चहचहा रहे थे। वो कैबिन में खिड़की के पास बैठा बाहर का मंजर देखता रहा। इतने में दरवाजा खुला और बूढ़ा अंदर आकर बोला, फिरोज भाई आया है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। दूसरे लम्हे मुजाहिद फिरोज अंदर दाखिल हुआ। उसने अस्सलाम वालेकुम कहकर बड़ी गर्मजोशी से इमरान के साथ हाथ मिलाया और बोला, मिशन की कामयाबी पर मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। भारतीय साइंसदान के कत्ल की खबर सारे शिमले में फैल चुकी है। फौज और सेंट्रल इंटेलिजेंस के आदमी जगह जगह छापे मार रहे हैं। इमरान ने पूछा, आपका ऑफिस तो महफूज है ना? मुजाहिद फिरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और फिर हमने यहाँ अपना ऐसा असर और रसूख बना रखा है कि किसी को हम पर शक नहीं पड़ सकता। इमरान ने कहा, लाला अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, मेरा मिशन यहाँ खत्म हो चुका है। फिरोज बोला, अभी तुम्हारा बाहर निकलना मुनासिब नहीं। कैप्टन हेनरी ने, उसके स्क्वाड ने और क्लब के सिक्योरिटी स्टाफ के आदमियों ने तुम्हें रात को देख लिया था। वो तुम्हें पहचान सकते हैं क्योंकि भारतीय साइंसदान का कातिल तुम्हें ही कहा जा रहा है। पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस तुम्हारी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। इमरान बोला, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है और फिर यहाँ भी मेरा ज्यादा देर ठहरना मेरे और तुम्हारे और दूसरे मुजाहिदीन के लिए खतरे का बायस हो सकता है। मुजाहिद फिरोज ने पूछा, तुम यहाँ से किस तरफ जाना चाहोगे? इमरान बोला, मैं यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से बम्बई अपने बेस कैंप में ही जाऊंगा। मुजाहिद फिरोज के चेहरे पर गौर फिक्र के असरात उभर आए थे। कहने लगा, मैं तुम्हारी बरास्ता सोलन, चंडीगढ़, दिल्ली जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि उस सारे रास्ते में पुलिस और CID फैली हुई है। सिर्फ एक ही किसी हद तक महफूज रास्ता मुझे नजर आता है। इमरान ने पूछा, वो कौन सा है? फिरोज ने कहा, वो ये कि तुम यहाँ से देहरादून जाओ, वहाँ से हरिद्वार जाओ और हरिद्वार से बरास्ता नजीबाबाद, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद पहुँचो। मुरादाबाद से ही तुम्हें दिल्ली जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। मुरादाबाद से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, रास्ते में सिर्फ एक बड़ा स्टेशन आता है। इमरान बोला, ठीक है, मैं इसी रूट से सफर करूंगा, मगर यहाँ से देहरादून किस तरह जाया जाएगा? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है यहाँ से कोई ट्रेन वगैरह तो उस तरफ नहीं जाती। मुजाहिद फिरोज ने कहा, तुम्हारे साथ मुजाहिद अब्दुस्समद जाएगा। तुम दोनों देहाती हुलिये में जाओगे। अब्दुस्समद उन रास्तों से खूब वाकिफ है। यहाँ से तुम्हें लारी करना पड़ेगी। मैं अब्दुस्समद से बात करता हूँ, उसका मशवरा भी जरूरी है। अगर उसने कह दिया कि हाँ ये रास्ता किसी हद तक महफूज है तो फिर तुम उसी के साथ यहाँ से निकल जाना। उसे इस सारे इलाके की खबर होती है कि CID का कहाँ ज्यादा जोर है। वो रात और उससे अगली रात भी इमरान ने वहीं जंगल में गुजार दी। उस रात को अब्दुस्समद इमरान के पास आ गया। कहने लगा, मुजाहिद फिरोज ने मुझे सारी बात बता दी है, मैं तुम्हें अपने साथ मुरादाबाद ले जाऊंगा। इमरान ने कहा, हमारे ख्याल में हमें किस वक्त निकल जाना चाहिए? अब्दुस्समद बोला, मेरी तरफ से आज रात के पिछले पहर निकल चलो। हमें शिमले से 20 मील मशरिक की जानिब एक जगह से लारी पकड़नी होगी। ये लारी हमें देहरादून पहुंचा देगी। इमरान ने जैकेट की जेब में से ऑटोमेटिक पिस्टल निकालकर समद के हवाले करते हुए कहा, समद भाई, मेरा ख्याल है अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये मुजाहिद फिरोज की अमानत है, उसे वापस कर देना। अब्दुस्समद ने पिस्तौल लेकर रख लिया। कहने लगा, ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हें 3 बजे रात को आकर जगा दूंगा। हमें ये 20 मील टट्टुओं पर सफर करना होगा। उसने कोने में रस्सी पर लटके हुए देहाती टाइप के कपड़े उतार कर इमरान के हवाले करते हुए कहा, चलने से पहले ये लिबास पहन लेना, जैकेट और पतलून वगैरह किसी गठरी में साथ रख लेना। अब्दुस्समद चला गया। उसके जाने के बाद इमरान ने पहला काम ये किया कि कपड़े उतार कर देहातियों वाले कपड़े पहन लिए। अपने कपड़ों में से सिर्फ पतलून और अपने शूज को कपड़ों में लपेटकर उसकी गठरी बनाकर एक तरफ रख दी। पाँव में पहनने के लिए वहां मूंज यानी पाल की बनी हुई 4-5 चप्पलें पड़ी थीं। उसे उनमें से एक चप्पल पहनकर वहां से निकलना था। इमरान लालटेन बुझाकर सो गया। रात के पिछले पहर जबकि बाहर रात का अंधेरा था, अब्दुस्समद ने आकर उसे जगा दिया। बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ। इमरान ने देहातियों के कपड़े पहने, पाँव में मूंज की चप्पल पहनी जो देहाती और मजदूर लोग अक्सर पहनते हैं, और समद के साथ कैबिन से बाहर निकल आया।
आसमान पर सितारे पूरी आबोताब के साथ चमक रहे थे। अंधेरा भी था और धुंधली धुंधली नीली रोशनी भी थी। रात सर्द थी, शबनम गिर रही थी। एक जगह दरख्त के पास एक मुजाहिद 3 खच्चर लिए खड़ा था। वो उन खच्चरों पर सवार हो गए। रास्ता दिखाने के लिए वो आदमी जो खच्चर लाया था और जो उनका एक तरह से गाइड था, आगे आगे चलने लगा। सफेद सुब के नमूदार होने तक वो हिमाचल प्रदेश के उन जंगलों, वादियों, घाटियों और खडनालों में सफर करते रहे। सुबह नमूदार हो चुकी थी कि एक पतली सी पुख्ता पहाड़ी सड़क पर निकल आए, जो बल खाती दूसरे पहाड़ की तरफ चली गई थी। यहाँ अब्दुस्समद ने गाइड को रुखसत कर दिया। वो तीनों खच्चरों को लेकर वापस चला गया। इमरान के लिए ये सारा इलाका अजनबी था। वो इस तरफ कभी नहीं आया था। उसने अब्दुस्समद से पूछा, हम किस जगह पर आ गए हैं लाला? उसने कहा, यह हिमाचल प्रदेश का शुमाल मशरकी इलाका है। यहाँ थोड़ा आगे जाकर हमें देहरादून जाने वाली कोई न कोई लारी मिल जाएगी। वो सड़क के किनारे किनारे होकर आगे को चल पड़े। आगे चढ़ाई आई, उसके बाद उतराई शुरू हो गई। उसके बाद फिर थोड़ी सी चढ़ाई आई और एक जगह समद सड़क किनारे पत्थरों पर बैठ गया। कहने लगा, यहाँ बैठकर हम देहरादून जाने वाली लारी का इंतजार करेंगे। समद और इमरान ने पुराने बोसीदा से कंबल कांधों पर डाल रखे थे। कपड़ों की गठरी इमरान ने कंबल के अंदर छुपाई हुई थी जहाँ वो बैठे थे। वहाँ काफी नीचे एक सरसब्ज़ शादाब वादी सुबह की धूप में साफ दिखाई दे रही थी। इमरान को ये मंजर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कुदरत के इन हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने का उसे ज्यादा मौका नहीं मिलता था। चुनाचे उसने अब्दुस्समद से कहा, आगे देहरादून तक भी चेकिंग वगैरह का खतरा हो सकता है। समद बोला, ज्यादा तशवीश की बात नहीं है। CID और मिलिट्री इंटेलिजेंस का ज्यादा जोर और दबाव शिमले से सोलन, चंडीगढ़ और जालंधर, जम्मू वगैरह तक ही हो सकता है। उसके आगे उत्तर प्रदेश यानी UP का सूबा शुरू हो जाता है। उस तरफ हमारे लिए ज्यादा खतरा नहीं होगा। वो काफी देर तक पहाड़ी सड़क के किनारे धूप में बैठे लारी का इंतजार करते रहे। बहुत इंतजार करवाने के बाद दूर से एक लारी आती दिखाई दी। समद ने कहा, खुदा का शुक्र है कि लारी आ गई, वरना कभी कभी तो लारी को 2-2 घंटे लग जाते हैं। लारी करीब आई तो अब्दुस्समद ने हाथ देकर उसे रोक लिया। वो दोनों उसमें सवार हो गए। लारी चल पड़ी। रास्ते में 2-3 जगहों से पहाड़ी सड़क टूटी हुई थी। लारी ने दिन के 11 बजे उन्हें देहरादून पहुंचा दिया। वहां से उन्होंने दूसरी लारी पकड़ी जो हरिद्वार जाती थी। हरिद्वार पहुंचने के बाद अब्दुस्समद ने कहा, यहाँ से तुम आगे अकेले सफर करोगे, मैं अब वापस चला जाऊंगा। मैं तुम्हें लारी अड्डे से नजीबाबाद जाने वाली लारी में सवार करवा दूंगा। नजीबाबाद से तुम दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ लेना। अब्दुस्समद इमरान को नजीबाबाद जाने वाली लारी में सवार करवा कर चला गया। नजीबाबाद तक पहुंचते पहुंचते दिन गुरूब हो गया। नजीबाबाद अब बहुत बड़ा शहर बन गया था। उसका स्टेशन भी काफी वसी था। ये एक जंक्शन था। मालूम हुआ कि एक पैसेंजर ट्रेन रात के 10 बजे नगीना, बिजनौर और मुरादाबाद से होती हुई दिल्ली जाएगी। इमरान उसी देहाती लिबास में दिल्ली का टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। रात हो गई तो उसने मुसाफिर खाने में जाकर थोड़ा बहुत खाना खाया और प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। आखिर ट्रेन आ गई। अभी तक सफर खैरियत से कटा था और कोई परेशान कर देने वाली सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी। रात के 12 बज चुके थे जब ट्रेन दिल्ली पहुंची। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।